साथियों नमस्कार। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2000 का प्रश्न हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है संप्रभुता की अवधारणा से संप्रभुता के विधिक सिद्धांत की सर्वाधिक स्पष्ट व्याख्या किसने की है। तो साथियों संप्रभुता के में जो विधिक सिद्धांत की सर्वाधिक स्पष्ट व्याख्या जॉन ऑस्टिन ने की है। और जॉन ऑस्टिन एक अंग्रेज न्यायविद था और उन्होंने ऑस्टिन ने जो है अपने विधिक सिद्धांत की इस व्याख्या जो है अपनी कृति विधान शास्त्र पर व्याख्यान, जिसको द प्रोविंस ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड या लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस के नाम से जाना जाता है, जो 1832 में प्रकाशित हुई थी। एकलवादी संप्रभुता को ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का परिणाम किसने बताया है। तो साथियों हेराल्ड जे लास्की ने जो है एकलवादी संप्रभुता को ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का परिणाम बताया है। प्रोफेसर लास्की को संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रमुख आलोचक कहा जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से लास्की ने एकलवादी प्रभुसत्ता को जिस हद तक ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का परिणाम है उतना तर्क या न्याय दृष्टि का परिणाम नहीं माना है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। एक विचार के रूप में संप्रभुता किससे संबद्ध है। तो साथियों एक विचार के रूप में संप्रभुता विधि शास्त्र से संबद्ध है। संप्रभुसत्ता ही समस्त कानूनों का स्रोत मानी जाती है तथा कानूनों का संशोधन तथा कानूनों का निर्माण भी संप्रभुसत्ता द्वारा ही किया जाता है। इसलिए एक विचार के रूप में संप्रभुता का संबंध विधि शास्त्र से है। संप्रभुता के विचार के निष्कासन के राजनीति विज्ञान की स्थायी सेवा होने का अभिमत किस ग्रंथ में प्रतिपादित हुआ है। तो साथियों संप्रभुता के जो है यदि निष्कासन कर दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए एक स्थायी लाभ होगा। यह बात कही थी प्रोफेसर हेराल्ड जे लास्की ने और उन्होंने ये बात जो है अपनी पुस्तक जो है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जिसके इन्होंने पृष्ठ 55 पर लिखा है कि यदि संप्रभुता की अवधारणाओं को त्याग कर दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए स्थायी लाभ की बात होगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑस्टिन के वैधानिक संप्रभुता सिद्धांत से आगे चलकर कौन सा विचार उद्भूत हुआ है। तो साथियों ऑस्टिन का जो वैधानिक संप्रभुता का सिद्धांत था उससे आगे चलकर जो है सर्वाधिकारवाद की धारणा उद्भूत हुई है। संप्रभुता के विचार को राजनीति सिद्धांत में से निकाल देना चाहिए, ये किसने कहा। तो ऐसा मानना है ह्यूगो क्रॉप का। ह्यूगो क्रॉप ने एक बहुलवादी विचारक है और यह प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। डायसी के अनुसार राजनीतिक प्रभुसत्ता निहित है। तो साथियों डायसी के अनुसार जो राजनीतिक प्रभुसत्ता निहित है वो किस में निहित है, निर्वाचक वर्ग में। दबाव समूह से लॉबी इस अर्थ में भिन्न होता है कि वो जो है जो लॉबी होती है दबाव समूह से इसलिए भिन्न होती है कि जो है कार्य क्षेत्र विधायकों तक सीमित होता है। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न आइए देखते हैं। शासन पर 2 निबंध है, ट्रूथ डाइजेस्ट ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है। तो साथियों यह पुस्तक जो है आपके जो है प्रसिद्ध समझौतावादी विचारक जॉन लॉक की है और 1690 में ये प्रकाशित हुई थी। और इसी कृति में जॉन लॉक ने
रॉबर्ट फिल्मर तथा थॉमस की निरंकुशता को जो है आलोचना की थी। लॉक के अनुसार सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य क्या था? तो साथियों, लॉक के अनुसार जो है जो सामाजिक अनुबंध था उसका उद्देश्य था प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। (1558) में मेरी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, मुझे और भाई को। हाब्स का यह कथन किस बात की ओर इंगित करता है? तो साथियों, जो हाब्स का जब जन्म हुआ था तो उस समय अरमेडा में जो है युद्ध का भय था और सर्वत्र जो है अराजकता की स्थिति थी। तो इंग्लैंड की स्थिति जो है बहुत ख़राब थी। तो इस कथन से जो है इंग्लैंड की तत्कालीन स्थिति की ओर संकेत मिलता है और इसीलिए जो हाब्स है उसने कहा था 1558 में मेरी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, मुझे और भाई को। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों की स्थिति। तो हाब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था व्यक्त की थी या प्रतिपादन किया था उसके अनुसार जो है जो प्राकृतिक अवस्था थी प्रत्येक की दूसरे से युद्ध में संलग्नता की स्थिति थी। प्रकृति की ओर प्रत्यावर्तन के रूसो के आग्रह का अभिप्राय है। साथियों, जब रूसो जो कहता है बैक टू नेचर, ये प्रकृति की ओर लौटो, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य फिर उसी आदिम अवस्था में पहुंच जाए जहां से वो आया था। इसका तात्पर्य सिर्फ यही था कि मनुष्य अपनी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ या जो सहज प्रवृत्तियाँ हैं उनके जो है और पुनः लौट जाए, अपने नेचुरल वे में आ जाए। तो उनका जो रूसो का तात्पर्य था वो ये था मनुष्य के सहज आवेगों का आदमन। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य कैसा था? तो रूसो ने जो है प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य का जो वर्णन है वो सभ्य बर्बर यानी नोबल सेवेज के रूप में वर्णित किया है। आधुनिक यूरोपीय राजनीतिक दर्शन में इस विचार का प्रतिपादन किसने किया कि प्रत्येक व्यक्ति उतनी ही भूमि का स्वामी हो जितनी पर वह स्वयं खेती कर सके? तो यह मानना था समझौतावादी विचारक जॉन लॉक का। रक्त संबंध से समाज का निर्माण होता है और समाज राज्य को जन्म देता है। राज्य की उद्भव विषयक यह मान्यता किसकी है? तो साथियों, जो यह जो राज्य की उद्भव विषयक यह अवधारणा है ये माइकाइवर की है और माइकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में इन्होंने ये बात कही थी। राज्य को मनुष्य की दुर्बलताओं के प्रति रियायत मानने वाली विचारधारा कौन सी है? तो साथियों, जो व्यक्तिवाद है वो जो है राज्य को मनुष्य की दुर्बलताओं के प्रति रियायत मानने वाली विचारधारा है। व्यक्तिवाद के यद्भाव्यम यानी खुली प्रतियोगिता का अभिप्राय क्या है? तो इसमें जो है राज्य के नियंत्रण का निषेध किया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य के विचार के उद्भव के मूल में क्या बात थी? तो इसमें जो है जो लोक कल्याणकारी राज्य के उद्भव हुआ था इसके मूल में आर्थिक मंदी थी। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मत किस विचारधारा का है? तो साथियों, यह मत व्यक्तिवादी विचारधारा का है। आर्थिक समानता को एक वैज्ञानिक असंभावना किसने बताया है? तो आर्थिक असमानता को एक वैज्ञानिक असंभावना सर अर्नेस्ट बेन ने बताया है। सर अर्नेस्ट बेन ने लिखा है कि आर्थिक समानता वैज्ञानिक असंभावना है। लॉर्ड बर्केनहेड ने लिखा है सभी व्यक्ति समान हैं, यह एक विषैला सिद्धांत है। मार्क्सवादी व्याख्या के अनुसार समानता का अभिप्राय क्या है?
तो मार्क्सवादी जो है जो मानते हैं कि जो सबका जो है समान आर्थिक स्तर हो। सभी अधिकारों में अग्रगण अधिकार कौन सा है? तो साथियों, जो सभी अधिकार है उसमें आप जानते हैं कि जीवन का जो अधिकार है वो सबसे अग्रगण है, क्योंकि मनुष्य के जीवित रहने का अधिकार ही सर्वप्रमुख है। इसके पश्चात ही अन्य अधिकारों की बात आती है। यह कथन किसका है? चाहे मैं आपसे असहमत नहीं हूँ, पर आपके विचार स्वातंत्र की रक्षा करूँगी। तो उपयुक्त जो कथन है ये वॉल्टेयर का है। J.S. मिल के अनुसार स्वतंत्रता का महत्व किस तथ्य में निहित है? तो J.S. मिल के अनुसार जो स्वतंत्रता का महत्व वो व्यक्तित्व विकास में निहित है। ग्रेट ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष में प्राप्त हुआ? तो साथियों, जो ग्रेट ब्रिटेन है यहाँ पे महिलाओं को मताधिकार 1928 में, USA में 1919 में और स्विट्जरलैंड में 1971 में प्राप्त हुआ है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन किस देश में है? तो साथियों, प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र का जो प्रचलन है वो वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन में है। और ये कैंटन कौन से हैं? अपेजेल, उरी, ग्लेरियस, ऊपरी अंटरवाल्डेन तथा निचला अंटरवाल्डेन। लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो साथियों, ये बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। और अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के प्रथम निग्रो राष्ट्रपति थे। लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो साथियों, जो लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? चुनाव। साथियों, यहाँ पे इन्होंने जो है आंसर माना है लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक जागरूक जनता है। जनता का जागरूक होना लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रमुख शर्त है, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ना तो शिक्षा का प्रसार संभव है और ना ही निर्वाचनों का निष्पक्ष संचालन ही किया जा सकता है। कौन सा युद्ध लोकतंत्र की रक्षा के नाम पे लड़ा गया था? तो साथियों, जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो लोकतंत्र की रक्षा के नाम पे लड़ा गया था। लोकतंत्र की नींव का पहला पत्थर है जनता में विश्वास। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 1972 ईस्वी तक महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं हुआ था? तो साथियों, अभी जैसे मैंने बताया कि स्विट्जरलैंड में 1971 में प्राप्त हुआ था। तो ये जो है स्विट्जरलैंड में महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। लोकमत की आत्मा है। लोकमत की आत्मा लोक कल्याण की भावना है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने लिखा है कि उस मत को लोकमत की श्रेणी में कभी नहीं रखा जा सकता है जो लोक कल्याण की भावना का प्रतिबिंबन नहीं करता है तथा उसका अभिरक्षक नहीं होता है। लोकमत समाज की मूल्य व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रक्षक माना जाता है, क्योंकि यह जन अभिरुचि का प्रतिबिंब होता है। लोगों को अपने पक्ष में करने हेतु तानाशाही द्वारा कौन सा हथकंडा अपनाया जाता है? तो लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए तानाशाही द्वारा जो है लोकमत का छल योजन किया जाता है। तानाशाही शासन व्यवस्था में तानाशाह द्वारा लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए लोकमत का छल योजन किया जाता है। उसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि उसके द्वारा किया गया प्रत्येक उचित अनुचित कार्य लोक कल्याण को बढ़ाने तथा उसकी रक्षा के लिए है।
नौकरशाही का सांगोपांग अध्ययन करने का श्रेय किसे है? तो साथ ही नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन जो है जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने सबसे पहले किया था। समाचार पत्रों के लिए समाचार जुटाना किसका दायित्व होता है? तो समाचार पत्रों के लिए समाचार जुटाने का दायित्व संवाददाता का होता है। मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए महात्मा गांधी के पथ का अनुसरण करने वाले अफ्रीकी नेता कौन थे? तो जो है मानवाधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए महात्मा गांधी के पथ का अनुसरण किया था नेल्सन मंडेला ने। और दक्षिणी अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलन के पितामह तथा वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा के गांधी जी के पथ का अनुसरण किया था। 19वीं सदी के उदारवाद का मूल मंत्र क्या था? तो 19वीं सदी के जो उदारवाद था उसका मूल मंत्र यदि भाव्यम यानी खुली प्रतियोगिता थी। बेंथम, जेम्स मिल, स्पेंसर ने व्यक्ति के कार्यों में राज्य के हस्तक्षेप का निषेध करते हुए यदि भाव्यम का समर्थन किया है। मार्क्सवाद के अनुसार परिवार की संस्थागत प्रकृति क्या है? तो परिवार मार्क्स के अनुसार जो परिवार की संस्थागत प्रकृति है वो आदिम है। नवीन व पुरातन उदारवाद में अप्रतिहत रूप से प्रवाहित विचार बिंदु क्या है? तो साथियों इसमें जो है व्यक्तिवाद जो है उदारवाद का अप्रतिहत प्रवाहित बिंदु है। पूंजीवाद के गढ़ में से पूंजीवाद को उड़ा देने वाले बारूद की खोज निकालने का दावा मार्क्स ने किस संदर्भ में किया था? तो ये मार्क्स ने पूंजीवाद के अंतर्निहित विरोधाभास के संदर्भ में किया था। संसार के मजदूरों एक हो यह आह्वान किसका है? तो उपयुक्त आह्वान जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में आह्वान किया था कि मजदूरों के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए सारा संसार पड़ा है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। अपनी वैचारिक अस्पष्टता के बावजूद फाशिस्ट दल ने जिस बात को दो टूक शब्दों में वादा किया था वह थी इटली के प्रभाव का विस्तार। इटली में फांसीवादी दल का संस्थापक मुसोलिनी था और मुसोलिनी ने इटली के प्रभाव का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का इटली वासियों से वादा किया था और राज्य के संबंध में फांसीवादी ने निगम राज्य का समर्थन किया था। फांसीवादी दल का संस्थापक कौन था? तो फांसीवादी दल की स्थापना मुसोलिनी ने की थी। 23 मार्च 1919 को मिलान नगर में फासियो डी कम्बिटमेंटो या फांसी सैन्य दल की स्थापना की गई थी और इस संगठन के आरंभिक सदस्यों की संख्या केवल 54 थी और इसमें भूतपूर्व सैनिक तथा उग्र विचारों के राष्ट्रवादी लोग थे। इस दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी दल का कमांडर था जिसे ड्यूस कहा जाता था। बेंथम द्वारा प्रतिपादित पेनोप्टिकन योजना का संबंध किससे था? तो ये जो पेनोप्टिकन योजना थी ये बंदी गृहों का सुधार करने की थी और इसमें सजायाफ्ता की निगरानी व नियंत्रण से संबंध था। जेलों के सुधार के लिए जेरेमी बेंथम द्वारा बनाई गई पेनोप्टिकन के नाम से जानी जाती है ये योजना और इस योजना में बंदी से कठिन श्रम कराने, खाली न रहने देने और जीविका उपार्जन के लिए व्यावसायिक शिक्षा के सुझाव थे। कैदियों पर एक ऊंचे स्थान से नियंत्रण किया जाता था। ध्यातव्य है कि बेंथम का विचार था कि अमानवीय व्यवहार से नहीं वरन सुंदर जीवन का आश्वासन अपराधी में सुधार कर सकता है।
उनकी राय में परिस्थितियां भी अपराध के लिए विवश करती हैं, अतः सजा देकर अपराध को उसका आदी नहीं बना देना चाहिए। वह मृत्युदंड के पक्ष में नहीं था। फांसीवादी राज्य की प्रकृति क्या थी? तो फांसीवादी राज्य की जो प्रकृति है वो निगम राज्य की है। बेंथम के राजनीतिक चिंतन की इमारत किस विचार पे टिकी है? तो बेंथम के जो राजनीतिक चिंतन की जो इमारत है वो उसके सुखवाद पर टिकी हुई है। किस स्थिति में बेंथम ने राज्य का विरोध करना उचित ठहराया है? जब राज्य द्वारा अधिकारों का हनन किया जाए तब बेंथम जो है राज्य का विरोध करना उचित ठहराते हैं। कौन से आदर्शवादी चिंतक ने विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट उपाधि प्रदान करते समय दर्शन शास्त्र में फिसड्डी करार दिए जाने के बावजूद इस विषय के आचार्य के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की थी? तो साथियों, जो कांट हैं, कांट जो है दर्शन शास्त्र में जिस समय इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई तो इनको फिसड्डी करार दिया था, परंतु बाद में ये दर्शन शास्त्र के आचार्य के रूप में ख्याति प्राप्त किया था। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है, इस मान्यता का प्रतिपादन किसने किया है? तो इस मान्यता का प्रतिपादन हीगल ने किया है। राज्य से असमानता के निवारण हेतु गांधीवादी उपाय क्या है? तो गांधीवादी उपाय है असमानता के निवारण हेतु सर्वोदय की अवधारणा। अलिखित संविधान उसे कहते हैं जो अंशतः लिखित हो। संविधान को राज्य का आधारभूत कानून माना जाता है क्योंकि उसमें सभी कानूनों का समावेश होता है। कोई कानून इसके विपरीत नहीं बनाया जा सकता है। वह सत्ता का प्रतिबिंब होता है, यह जिन इच्छा को जो है प्रतिबिंबित करता है। तो विकल्प सी बिल्कुल आपका सही है। मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपायों में निम्नलिखित में से किसका समावेश नहीं है? तो साथियों, जो मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपाय हैं उसमें अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, लेकिन महाभियोग उसमें सम्मिलित नहीं है। भारत के संसदीय प्रजातंत्र का व्यवहार में कौन मुखिया है? तो भारत में जो है संसदीय प्रजातंत्र का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? संसदीय विशेषाधिकार से अभिप्राय सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार से है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में सांसदों के विशेषाधिकारों का प्रावधान किया गया है। गांधी जी द्वारा संचालित कौन से आंदोलन को एक आलोचक ने अराजकता का व्याकरण कहा है? तो अराजकता का व्याकरण जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को कहा गया है। कूका आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से था? तो कूका आंदोलन का संबंध पंजाब राज्य से था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो 28 से 30 दिसंबर 1885 को ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह मंत्र किसने दिया था? तो यह मंत्र दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। साइमन कमीशन रिपोर्ट का उत्तर कांग्रेस
किस रूप में दिया था? तो जो साइमन कमीशन थी तो उसका जो उत्तर है वो नेहरू रिपोर्ट के रूप में दिया गया था। और नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। साइमन कमीशन 1927-28 का रिपोर्ट उत्तर कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट के रूप में दिया। ध्यातव्य है कि फरवरी-मार्च 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन ने एक समिति मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में नियुक्त किया, जिसका कार्य भारत का संविधान बनाना था। द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो साथियों, द्वैध शासन जो भारत में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया था। भारतीय नवोत्थान से जुड़ी किस संस्था का शताब्दी समारोह 1997 में मनाया गया? तो साथियों, रामकृष्ण मिशन का जो है शताब्दी समारोह जो है 1997 में मनाया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में की गई थी। वंदे मातरम घोष को राष्ट्रीय आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जोड़ने वाली कौन सी घटना थी? तो वो बंग भंग थी, जिसने जो है वंदे मातरम को घोष को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा हुई थी। महात्मा गांधी के लिए अर्धनंगा फकीर शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्धनंगा फकीर जो है ये विंस्टन चर्चिल ने प्रयोग किया था, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। रोजेज इन दिसंबर किस राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता की आत्मकथा है? तो साथियों, रोजेज इन दिसंबर जो है ये मोहम्मद MC छागला की जो है कृति है। किस सत्याग्रह के पश्चात महात्मा गांधी ने साबरमती हमेशा के लिए छोड़ दिया था? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम जो है दांडी सत्याग्रह के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया था। पृथक निर्वाचन पर कांग्रेस ने अपनी स्वीकृति किस व्यवस्था के अंतर्गत दी? तो पृथक निर्वाचन पर जो कांग्रेस ने अपनी स्वीकृति लखनऊ समझौता 1916 के अंतर्गत दी थी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो भारत में जो है राष्ट्रवाद का पैगंबर जो है श्री अरविंद को कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो साथियों, खिलाफत आंदोलन का संबंध जो है टर्की के खलीफा से था। पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित कब किया था? तो पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य लाहौर 1929 के अधिवेशन में किया था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की है। लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष के निष्कासन काल में कहाँ रखा गया था? तो साथियों, लोकमान्य तिलक को जब 6 वर्ष की जेल हुई थी तो उन्हें मांडले जो है जेल में रखा गया था। और ये जो है 1908 में राजद्रोह के मुकदमे के लिए उन्हें जेल भेजा गया था। बाल गंगाधर तिलक पर 1908 में राजद्रोह के लिए मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष की सज़ा दी गई। जूरी में 7 यूरोपियन और 3 हिंदुस्तानी थे। सब यूरोपियनों ने उन्हें दोषी ठहराया और सब हिंदुस्तानियों ने उन्हें निर्दोष ठहराया। तिलक को 1908 से 1914 तक जो है बर्मा यानी म्यांमार के मांडले जेल में 6 वर्ष तक रखा गया। कांग्रेस अध्यक्ष चुनी जाने वाली विदेशी महिला कौन थी? तो सर्वप्रथम कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी और 1917 में इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी और सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसकी रचना है?
तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल की रचना है। स्वराज दल की स्थापना जिस मुद्दे को लेकर हुई थी तो वह था काउंसिल प्रवेश, और स्वराज दल की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में हुई थी, और इसकी स्थापना CR दास, मोतीलाल नेहरू, BS मुंजी और विट्ठल भाई पटेल ने मिलकर किया था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियत से पूर्व निर्धारित मिलन की संज्ञा किसने दी? तो साथियों, नियत से पूर्व निर्धारित मिलन की जो संज्ञा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। SR बम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राज्यों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो साथियों, इस बम्बई जो मामले से जो राज्यों की स्थिति पर प्रभाव पड़ा था, संसद द्वारा पुष्टि बिना राज्य विधानमंडल भंग नहीं हो सकता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कौन से हिस्से में वर्णित हैं? तो इस संविधान के जो है भाग 4 में वर्णित हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाषाई आधार पर एक पृथक राज्य का दर्जा सर्वप्रथम किसे मिला? तो सर्वप्रथम जो है भाषाई आधार पर पृथक राज्य का दर्जा आंध्र प्रदेश को 1953 में मिला। संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला? तो साथियों, जो संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख जो है भाग 20 और अनुच्छेद 368 में किया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपेगा, और इस प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 94 ख में किया गया है। संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इस समय इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। संविधान के कौन से भाग में राज्य से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई थी? तो साथियों, नीति निर्देशक तत्वों में जो है पंचायती राज स्थापना की अपेक्षा की गई थी, और इसका जो है उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। निम्नलिखित में से किसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो साथियों, उपराष्ट्रपति को जो है हटाने का अधिकार जो है संसद को है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का संसद को है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाने का है, लेकिन महान्यायवादी को हटाने का जो है अधिकार संसद को नहीं है, क्योंकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यसभा में किसी मुद्दे पे सरकार के हार जाने का क्या परिणाम होता है? तो साथियों, राज्यसभा में किसी मुद्दे पे यदि सरकार हार जाती है तो इसका परिणाम कुछ भी नहीं होता है। संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपुल कहाँ से लिए गए हैं? तो ये शब्द जो है संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर से लिए गए हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 217 के अनुसार जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। संसद द्वारा पारित धन विधेयक राष्ट्रपति को भेजे जाने पर उसके पास क्या विकल्प होता है? तो चूंकि धन विधेयक और वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति पूर्व में ही स्वीकृति देता है, इसलिए उस पर उसको हस्ताक्षर करना पड़ता है। निवारक निरोध अधिनियम से कौन सा मूल अधिकार प्रभावित होता है? तो इससे जो है जीवन का अधिकार प्रभावित होता है।
उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या संबद्ध राज्य की भाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन देता है? तो उच्च न्यायालयों में जो है अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या संबद्ध राज्य की भाषा का प्रयोग करने की अनुमति राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से देता है, अनुच्छेद 348 खंड 2 के अनुसार। किस देश के संविधान में अधिकारों को जोड़ने के लिए प्रथम संशोधन किया गया? तो साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है संविधान में जो है अधिकारों को जोड़ने के लिए प्रथम संशोधन किया गया था। सत्ता परिवर्तन के बाद किस देश की व्यवस्थापिका को पुनः उसका पुराना नाम दिया गया? तो साथियों, ईरान की जो है व्यवस्थापिका को उसका पुराना नाम दिया गया था। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, भारतीय संघीय व्यवस्था को प्रोफेसर ह्यूयर ने अर्ध संघीय व्यवस्था की संज्ञा दी है क्योंकि इसमें शक्ति विभाजन में केंद्र का पलड़ा भारी है। प्रोफेसर केसी ह्यूयर के अनुसार परसंघीय सिद्धांत के अंतर्गत संघ और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन होता है और यह विभाजन ऐसी रीति से किया जाता है जिससे प्रत्येक अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र हो और साथ ही साथ एक दूसरे के सहयोगी भी हों, न कि एक दूसरे के अधीन। केसी ह्यूयर ने शक्ति विभाजन में केंद्र का पलड़ा भारी है के कारण भारतीय संविधान को अर्धसंघीय या क्वासी फेडरल कहा है। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है और इस वीडियो में हमने आज जो है मध्य प्रदेश के वर्ष 2000 के प्रश्न पत्र के अंतर्गत कुल 100 प्रश्न हल किए हैं। और ये वीडियो साथियों कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।